तो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका सेमेस्टर फर्स्ट या सेमेस्टर सेकंड का एग्जाम होने वाला है, या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंस फॉर एवरीवन। आई बात समझ में? तो हम बात कर रहे थे पैसों की, यानी कि फाइनेंस की, कि फाइनेंस को मैनेज कैसे करते हैं। उसके ऊपर ये वाली वीडियो अब तक की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जहां पे हम फाइनेंस के ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, बस थोड़ा डीप में नहीं, हल्का सा। आई बात समझ में? तो चलो फिर देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो लेसन 1 में पढ़ना क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि हमें सिर्फ ये देखना था कि एक फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन होता कैसा है। ठीक है, फाइनेंस की नॉलेज का मतलब ही क्या होता है, पैसों की नॉलेज। ठीक है, तो पैसों की नॉलेज कैसे हमें मिलेगी उसको हम समझते हैं इस वीडियो में। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्री रिक्वाइट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब वो आवश्यक शर्तें जो जरूरी है एक बंदे के लिए अगर वो फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहता है, तो यानी कि वो पढ़ा लिखा होना चाहता है पैसों को लेके। आई बात समझ में? तो पहली बात तो लेवल ऑफ एजुकेशन किस लेवल का चाहिए फाइनेंस की नॉलेज के लिए, और आपके पास एक स्किल भी होनी चाहिए। पता है कौन सी, जिसमें सब वीक होते हैं, वो है न्यूमेरिकल स्किल, यानी कि मैथ्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, वरना आपको नहीं पता लगेगा कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, क्योंकि सब खेल नंबरों का ही है। ठीक है, पता लगे आपको घटाना नहीं आता, 1000 में से 500 आप चल रहे वो कैलकुलेट करने कि भाई कितना पैसा कमाता हूँ मैं, कितना मैं खर्चा करता हूँ। तो न्यूमेरिकल की नॉलेज भी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद कम्युनिकेशन एबिलिटी की। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ में? तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो करते हैं फिर शुरुआत इन सारी शर्तों से जिन्हें बारी बारी कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। आई बात समझ में? ठीक है, और भाई ये मानता हूँ मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, और चिंता मत करो, कोई ऐसा पढ़ना भी नहीं है, यहाँ सिर्फ समझना है। इसके नोट्स मेरी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे, आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। आई बात समझ में? आगे देखो फिर। अब तो लेवल ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है? अब देखो भाई, हमें पढ़ा लिखा होना है पैसों की टर्म्स में, तो आपको पैसों की नॉलेज भी तो लेनी होगी कि पैसा काम कैसे करता है। ठीक है, और ऐसी कौन सी नॉलेज है, और भाई सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये। क्यों? मान लो आप लोगों ने आज तक पढ़ाई करी कि भाई आप फ्यूचर में एक अच्छी जॉब कर सको, एक अच्छा बिजनेस खोल सको, या फिर एक अच्छा प्रोफेशन चूज कर सको, ताकि आप पैसा अर्न करो और अपनी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करो। लेकिन अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज ही नहीं है तो बाकी सारी की सारी नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, पता लगे इनकम है 1 लाख, खर्चा है 2 लाख, बेटा जिंदगी भर कर्जे में ही रहेगा ऐसा बंदा। आई बात समझ में? क्यों? मुक्ति नहीं हो पाएगा उस चीज से। ठीक है, फिर आएंगे 4 लठ मारने वाले डेली घर में कि भाई तूने मेरा ये ले रखा है, ये दे जा। आई बात समझ में? तो अब हम समझते हैं इसमें पहला टर्म लेवल ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है फाइनेंस की भी। तो एक तो ये होता क्या है, इट इज पर्सनल टैलेंट। ये हर बंदे का अपना एक पर्सनल टैलेंट होता है फाइनेंस को लेके, कि वो कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करता है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई यही नॉलेज है ये फिक्स रहेगी, कुछ टर्म्स फिक्स है, कुछ अपने ऊपर होते हैं। जैसे मान लो कोई बंदे सेव तो करना चाहते हैं फिर भी सेव नहीं कर पाते, क्योंकि भाई हैबिट नहीं बना पाते ना वो सेव करने की, मुश्किल होता है थोड़ा सेव करना। उन्हें मन करता है आज तरह भाई जाएगा रेस्टोरेंट में, पिज्जा खा के आएगा, ठीक है, पार्टी करेगा, आराम से मौज मारेगा जिंदगी में। ठीक है, क्या कर रहा है? पैसे बचा के जिंदगी में। आई बात समझ में? हाँ, पर जब जिंदगी में पैसों का काम पड़ता है ना किसी मेन टाइम पे, तब उन्हें पैसे की समझ में आती है। आई बात समझ में? तो इसमें क्या होता है, सब बंदों का अपना एक पर्सनल टैलेंट होता है पैसों को लेके। ठीक है, वो दूसरा ड्यू डेट्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब ड्यू डेट्स क्या होता है? जैसे मान लो आपने कोई भी लोन लिया, कोई भी बिल भरना है, आपको किसी भी चीज़ की पेमेंट करनी है, उसकी एक ड्यू डेट होती है, तो वो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि अगर आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करी तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। आई बात समझ में? और जितने भी क्रेडिट कार्ड वाले हैं ये सारे पैसे इसी तरीके से कमाते हैं कि आपने एक बार कोई चीज़ ले ली और आप टाइम में पेमेंट ना कर पाओ, फिर देखो कितना फाइन आता है आपका, इंटरेस्ट से तो फाइन लग जाता है। अगर एक फाइनेंस चार्जेस क्या होते हैं? अब आती है फाइनेंस चार्जेस क्या होते हैं। जैसे मान लो आपने कोई भी चीज़ लोन परचेज करी, तो आप बैंक से कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन की पेपर वर्क करते हो बैंक के साथ। तो जो पेपर वर्क करते हो ना, जो प्रोसीजर होता है उसका कुछ चार्ज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस चार्जेस। कि आपने जो भी पैसा लोन पे लिया है, जो भी काम बैंक से किया, उसके कुछ चार्जेस होंगे। जैसे मान लो आप बैंक से, चाहे एटीएम क्यों नहीं यूज करते हो बैंक का, आप एटीएम यूज करते हो, चेक बुक यूज करते हो, करंट अकाउंट यूज करते हो, इन सब के ऊपर अपने अपने क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं, जो सब बंदों के बैंक अकाउंट से टाइम टू टाइम कटते ही रहते हैं। आई बात समझ में? वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कितना चार्ज है।
एंड अदर एक्सपेंसेस, और दूसरे एक्सपेंसेस भी कोई बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, एसोसिएटेड विद इनवॉइसेस एंड बिल्स, जो भी इनवॉइस और बिल होता है। उसके बाद आपको एक चीज की नॉलेज और होनी चाहिए, वो क्या, सिग्निफिकेंट परचेज का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे परचेज, ऐसे खर्चे जो जरूरी हैं करने, ठीक है, क्योंकि भाई आप सारा पैसा तो सेव कर नहीं पाओगे, कुछ होते हैं नेसेसरी खर्चे जिसको आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन कुछ होते हैं लग्जरी खर्चे। तो सिग्निफिकेंट परचेज का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीजों को परचेज करना जिसकी हमें जरूरत है और लायबिलिटी से बच के रहना। ऐसे कई बंदे, मैंने बात भी करी थी पिछली वीडियोस में भी, कि जिनको जरूरत नहीं है आईफोन लेने की, आईफोन ले घूम रहे हैं, कितने का, 60,000, 1 लाख का, 1.5 लाख का, ठीक है। अरे सैलरी नहीं पता कितनी होती है, 10,000, 15,000, हर महीने के बैंक अकाउंट से पैसे कटते रहते हैं, 2-2.5 रुपए। आई बात समझो, क्या फायदा यार, वो लायबिलिटी है तो उसको यूज नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, जो पैसा सेव होना चाहिए था वो तो पहले ही गवा चुका है, ठीक है। तो इसमें मेरा मानना ये है कि आपको एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए बेफालतू खर्चों को छोड़ के। तो सिग्निफिकेंट परचेजेस एंड इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। अब सोचो अगर 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की होती है तो शायद उसे उतने का रिटर्न मिल रहा होता जितना उसका इंटरेस्ट कटता है, जितनी उसकी EMI जाती है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं फिर हम अगला टॉपिक जिसमें क्या आता है ना, डिपॉजिट फंड। फाइनेंस लिटरेसी का मतलब सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको पैसा आ कहाँ से रहा है। एक सिंपल सी बात है, जब तक पैसा आएगा या मैनेज कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है, पैसे का आना। आई बात समझ में? तो पैसा लाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपका एक अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए जहां पे आपको लोग पेमेंट कर सके किसी भी चीज की। जैसे कि आजकल आपने सुना होगा एम्प्लॉइज की भी क्या होती है, पेमेंट, वो होती है सैलरी अकाउंट, ताकि उनमें क्या रिसीव हो सके, उनकी पेमेंट, उनकी सैलरी रिसीव हो सके टाइम टू टाइम, ठीक है। उसके बाद हमें एक सेटअप करना चाहिए डायरेक्ट डिपॉजिट। अब बात है इस डायरेक्ट डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि भाई सीधा पैसा आ जाए बिना किसी चीज के। कि अब एक तो पहले जमाने में क्या होता था कि भाई किसी बंदे ने कोई काम किया, वो पैसे लेने गया है, ठीक है, किससे, अपने मालिक से, कैश की फॉर्म में, किसी की फॉर्म में। लेकिन आजकल जमाना क्या चल रहा है, ऑनलाइन। और गवर्नमेंट ने भी क्या रखी है कि भाई कई लोग क्या करते हैं, टैक्स से बचने के लिए, ठीक है, सैलरी अपने हाथों में ले लेते हैं कि भाई ताकि ज्यादा टैक्स ना भरना पड़े। जैसे मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी की इनकम है 40,000, ठीक है, किसी की इनकम है 40,000, तो टैक्स फालतू लगेगा उसका। लेकिन अगर उसे कैश मिलती है, वो उतनी सैलरी शो ही नहीं करता, ठीक है। लेकिन जब सैलरी बैंक में आती है तो भाई ट्रांजेक्शन के साथ आती है, यानी कि सैलरी स्लिप के साथ आती है, तो बस पता लग जाता है गवर्नमेंट को कि आपके ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए और आपकी इनकम का कितना पार्ट टैक्स में जाना चाहिए। यानी कि पहले धांधली ज्यादा होती थी जब कैश में ट्रांजेक्शन होती थी, लेकिन आज के टाइम में गवर्नमेंट ने सारा डाटा है जो कि वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट को हैंडल कर रही है। आई बात समझ में इस चीज को लेके? तो सेटअप है डायरेक्ट डिपॉजिट की, डायरेक्टली पैसा आपके अकाउंट में आ जाए बिना किसी लैग के, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। इस चक्कर में कई बार ये भी होता है कि मालिक वगैरह ही पैसे धांधली कर लेते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी 80 में नीचे थी 15,000, लेकिन वो कितने देते हैं, 10,000, 8,000। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई रिवॉर्ड दिखाना ही नहीं है। अब गवर्नमेंट ने भी सेट कर रखा होता है कि मिनिमम वेजेस क्या होंगे किसी भी काम के लिए, लेकिन मालिक जो जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो करते क्या थे, उस मिनिमम वेजेस से भी कम सैलरी थे। अब इस सिस्टम को लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डायरेक्ट डिपॉजिट, कि सीधा आप पैसा उनके अकाउंट पे भेज दो, हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा आपने कितना पैसा भेजा है। आई बात समझ में? दिस कीप्स द मनी सेफ। इससे फायदा क्या होता है, तो आपका पैसा सेफ रहेगा बैंक में, क्योंकि एंड हेल्प अस फ्रॉम हैविंग टू पे इंटरेस्ट, और हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा उस पैसे पे जो हमने बैंक में रखा हुआ है। टू कैश एडवांस बिजनेसेस दैट टेक ए कट ऑफ योर चेक एज पेमेंट। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास पेमेंट आएगी आपके अकाउंट में, तो जो भी आपका पैसा बचेगा अकाउंट में सेफ रहेगा, उसके बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी टाइम टाइम मिलता रहेगा। वैसे बैंक में पैसा रखना एक खराब इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ काफी बार। क्योंकि जो बैंक होता है ना, खासकर बात करूँ सेविंग अकाउंट की, उसमें क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है हमें, 2%, 3%, ठीक है, मैक्सिमम 4%। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन्फ्लेशन की, वो बढ़ रहा है इंडिया का हर साल 6% के रेट से। तो आप तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे, आपका जो अमाउंट ग्रो हो रहा है वो इस रेट से ग्रो नहीं हो रहा, 6% के रेट से भी साल के। यानी कि अगर मैं अपने पैसे को FD में रखूं तब जाके मेरा इन्फ्लेशन को बीट कराएगा मेरा पैसा। तो बैंक में पैसा रखना क्या होती है, इन्वेस्टमेंट तो होती है, पर कैसी इन्वेस्टमेंट होती है, खराब इन्वेस्टमेंट। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो था डिपॉजिट फंड के ऊपर, और आगे आने वीडियोस में हम बात भी करेंगे इस चीज के ऊपर डीप में, ठीक है, कि पैसा में कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, बजटिंग। अब बजटिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि बजट मेंटेन करना। अब एक बार मेरे पास पैसा आ गया, फिर हम अपने क्या सेट करते हैं, मेरे एक्सपेंसेस क्या होंगे मेरी इनकम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि अपना एक एक्सपेक्टेड बजट बना के चलते हैं कि इस महीने मेरे यहाँ इतने इतने पैसे खर्च होंगे और इतने इतने पैसे मेरे पास आएंगे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, बजट।
तो एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, बजट बोल देते हैं। इससे फायदा क्या होता है, ठीक है, कि भाई मनी हमें कंट्रोल नहीं करती, हम मनी को कंट्रोल करते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि पहले पता होता है कि मेरे पास इतना पैसा आने वाला है और वो इतना पैसा यहाँ खर्च होगा। आई बात समझ में। और मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपना सेविंग अमाउंट निकालने में, कि भाई इतना पैसा जो है वो बच भी जाएगा मेरा, जिसे मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। इसका मतलब क्या है कि पैसा हमें कंट्रोल नहीं कर रहा होता, हम पैसों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ज़्यादातर जगह प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई मंथ एंड से पहले लोगों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं सैलरी के। क्यों? 10 तारीख को सैलरी आई, 20 को अकाउंट खाली। आई बात समझ में। जिसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है उन लोगों को मंथ एंड में, कि अगर कोई नेसेसरी गुड्स भी उन्हें लेने हैं तब भी वो नहीं ले पाएंगे, ठीक है, या फिर उन्हें पैसा उधार लेना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर बजटिंग की बात कर ली मैंने। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? इन्वेस्टिंग। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टार्ट सेविंग हैबिट्स टू कीप फाइनेंसेस स्टेबल। और हमेशा एक अमाउंट को सेव करते हुए चलना चाहिए ताकि हमारे फाइनेंसेस क्या रहे, स्टेबल रहे, एंड योर माइंड एट ईज, और हमारा दिमाग भी क्या रहे, ठीक रहे। क्यों? एक सिंपल सी बात है, आधा दिमाग तो पैसा खराब करके देता है कि अगर टाइम पे पेमेंट नहीं आई, कोई खर्चे करने हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, और आपके पास सेविंग्स भी नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ेगा, और बोरो कोई फ्री में देगा नहीं, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बदले में। आई बात समझ में। तो उस चीज़ से क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? इन्वेस्टिंग। तो हमने पढ़ लिया बजटिंग। बजट में लास्ट जो टर्म थी हमने क्या बात करी? सेविंग्स के ऊपर। तो चलो भाई अमाउंट हम सेव भी कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है इन्वेस्टिंग का, कि आपने पैसा बचा तो लिया, अब आप उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ पे करोगे, यानी कि ग्रो कैसे करोगे, ठीक है। ग्रो करने का मतलब क्या है कि भाई देखो, अब यूँ तो नहीं है ना कि मैं 1 लाख रुपए मैंने सेव करे उसे मैं बैंक में रख दूं या फिर अपने हाथ में रखूं, अपने घर में रखूं। फायदा क्या है? क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब क्या है कि हमारे पैसे की वैल्यू कम हो रही है। तो अगर मैं अपने अमाउंट को इंक्रीज नहीं कर पा रहा, इसका मतलब वो डिक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। और अगर इन्फ्लेशन की महंगाई लगातार बढ़ेगी तो मेरे पैसे की वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती रहेगी। या फिर मैं एग्जांपल दूं, फिर से वही बात, क्या 20 साल पहले 1000 रुपए की वैल्यू उतनी ही थी जितनी आज है? उस टाइम तो बहुत ज़्यादा, उस टाइम तो सैलरी होती थी 1000 रुपए में, लेकिन आजकल सैलरी, ठीक है, कहाँ पहुँच चुकी है? किसकी वजह से? इन्फ्लेशन रेट की वजह से। आई बात समझ में। आगे देखते हैं अगले टॉपिक पे। तो इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने अमाउंट को इंक्रीज कर सको, ठीक है। तो पीपल हु वांट टू लर्न अबाउट फाइनेंसेस शुड एजुकेट देमसेल्फ। तो उन्हें एजुकेट करना पड़ता है खुद को उन की एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टिंग के की एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं वो समझ लेते हैं। पहले उन्होंने क्या समझ रखा है? इंश्योर लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या? डंकी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि वो ना हो कि पैसा ग्रो करना तो दूर, आपने पैसा डुबा दिया, इन्वेस्टमेंट अपने कर दी कि भाई चले गए आज तो भाई कसिनो में जाएगा तेरा भाई, आज ही 10,000 से 1 लाख बनाएगा, और वो 10,000 के 10,000 भी नहीं बचते। आई बात समझ में। तो ढंग की इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो जुआ है, पहली बात तो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ऐसी हो जहाँ पे पैसा डूबने के चांस, यानी कि रिस्क बहुत कम हो। फिर अगर आप कहता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट, आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई मुझे कितना पैसा मिलेगा जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया उसके बदले में। फिर हमें क्या चाहिए? प्राइस रेंजेस, कि भाई प्राइस क्या होंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट से करनी पड़ेगी। जैसे देखा होगा आपने कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत महंगी पड़ रही है, क्योंकि रियल एस्टेट में क्या आता है? लैंड, बिल्डिंग, ये सब क्या होती है? महंगी होती है। 2 रुपये में थोड़ा ना आएगी, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ऐसे जाती है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आप अपने सारे अमाउंट को किसी भी एक जगह इन्वेस्ट मत करो कभी भी। जैसे मान लो आपने किसी सारे अमाउंट को एक जगह इन्वेस्ट कर दिया, एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, अगर कंपनी डूब गई आपका पैसा भी डूब गया। इससे अच्छा है कि आप अपने अमाउंट को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लो और उसे अलग जगह लगा दो। कुछ को रियल एस्टेट में, लैंड, बिल्डिंग में, कुछ को एफडी में करवा दो, कुछ को बैंक में रख दो एज अ इमरजेंसी फंड, कि अगर कभी कोई दिक्कत आई तो आप उस फंड को निकाल के आराम से यूज कर सको, ठीक है। और कुछ को मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में, अच्छी कंपनीज में। आई बात समझ में। तो इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना आना भी बहुत जरूरी है। आई बात समझ में। इसके बाद अगला पार्ट क्या आता है हमारे पास? रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी। आपको ऐसी स्ट्रेटजी भी पता होनी चाहिए जिससे आप अपने रिस्क को रिड्यूस कर सको, यानी कम से कम रिस्क हो आपको अपने पैसों पे, कम से कम चांस हो उस पैसे के कम होने के या फिर बर्बाद होने के। अगला इंडाइसिस, ठीक है। और इंडाइसिस का मतलब क्या होता है? यानी कि आपको इंडेक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। इंडेक्स यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, बहुत सारी इंडिया की स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी रजिस्टर्ड चीज़ें हैं, उसे हम इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि रिलायंस का अपना एक इंडेक्स है, टाटा का अपना इंडेक्स है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? अगला पार्ट
तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहला लेवल ऑफ एजुकेशन किस लेवल की चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ सीखनी पड़ेंगी। दूसरा डिपॉजिट फंड, यानी कि फंड को डिपॉजिट करना, ठीक है, जब तक फंड नहीं होगा आप किसे मैनेज करोगे। फिर आता है बजट बनाना उस फंड के हिसाब से कि आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या है, आने वाले टाइम में कितना खर्चा होने वाला है, ठीक है। फिर इन्वेस्टिंग, जो आपकी सेविंग बच गई उसको ग्रो कैसे करोगे आप, उस वो किस आता है, इन्वेस्टिंग में। फिर आता है बोरोइंग। बोरोइंग यानी कि अब एक सिंपल सी बात है, अगर किसी बंदे में सेव करने की हैबिट नहीं है, तो अगर उसे कोई बढ़िया चीज़, मतलब कोई बड़ी चीज़ या फिर किसी बड़ी मतलब कोई भी चीज़ परचेज करनी है, तो उसे कहीं ना कहीं से अमाउंट को बोरो करना पड़ता है। उधार लेगा तभी वो परचेज कर पाएगा, वरना जैसे कि EMI एक सिस्टम है बोरो पे, मतलब उधारे परचेज करने का। तो ये क्या होता है कि भाई अगर आपके पास अमाउंट नहीं है, ठीक है, तो और आपको कोई चीज़ खरीदनी है, तो फिर तो आपको बोरो करना पड़ेगा, और अगर आप बोरो करोगे फिर आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो सेविंग का एक फायदा ये भी होता है कि आप अपने चाहो तो अपने सेविंग वाले अमाउंट से कोई चीज़ परचेज कर सकते हो और आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा उस चीज़ पे। तो मोस्ट पीपल विल एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स नीड टू बोरो मनी। भाई हर किसी को ना जिंदगी में कभी ना कभी टाइम ऐसा आता है जब उसे उधार लेना पड़ता है पैसे को, ठीक है। तो उसे क्या, इसके लिए मैं क्या समझना होगा, फिर इंटरेस्ट रेट क्या, कि आप कितना अमाउंट पे करोगे उसे एज अ इंटरेस्ट, यानी कितने इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है। जैसे कई लोग मैंने सुना है वो मंथली 2% ब्याज लेते हैं। भाई मंथली 2% मतलब क्या है, साल के 24% ब्याज भर रहे हो आप, मंथली 3% भी लेते हैं। कई तो ऐसा मंथली 5% 10% नहीं क्या कर रहे हैं वो ऐसा पैसों का, क्योंकि भाई मंथली 10% का मतलब है साल में आपने दुगना पैसा दिया है उस पैसे का, ठीक है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर जब आपको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, वही बात है कि टाइम के साथ मनी की वैल्यू कम होती रहती है। इसी के लिए लोग जो है वो अपने अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जैसे मान लो किसी को मैं अगर 1 लाख रुपए दूं और मुझे 1 साल बाद ही मुझे 1 लाख रुपए दे, तो बोलेगा वो तो सेम अमाउंट दिया मैंने तेरे को। नहीं, अब वो अमाउंट कम हो चुका है, क्योंकि इस साल जो 1 लाख की वैल्यू है वो अगले साल कम हो जाएगी। आई बात समझ में, क्योंकि इन्फ्लेशन, फिर से वही बात, वो लगातार बढ़ रहा है। क्या आज जो दूध मिल रहा है वो अगले साल सेम रेट से मिलेगा? क्या आज जो ग्रोसरी की चीज़ें अगले साल सेम रेट से मिलेंगी? नहीं, सबके रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। किसकी वजह से? महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, जिसकी वजह से उस मेरी 1 लाख की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर आता है पेमेंट टर्म्स, कि भाई पेमेंट कैसे करोगे, डेट वाइज, क्वार्टरली, मंथली, कैसे पेमेंट करोगे। फिर आता है लोन अरेंजमेंट्स, कि आप लोन अरेंज कहाँ से करोगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको बोरोइंग के लिए पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है टैक्सेशन। टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, भाई आपने पैसा कमाया तो गवर्नमेंट टैक्स लेगी आपसे, है ना। तो आपसे किसी भी सोर्स से पैसा कमाओ, आपको कुछ ना कुछ टैक्स जरूर भरना पड़ेगा, चाहे वो आपकी खुद की नेट इनकम हो, काम जिससे जो पैसा आता है, या फिर इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आई है उस पर भी टैक्स लगता है, रेंटल इनकम पे भी टैक्स लगता है, ठीक है, कि आपने कहीं मतलब ब्रांड से आपको पैसा आ रहा है उस पर भी टैक्स लगेगा, ठीक है। या फिर मतलब हर एक तरह की जो इनकम है ना उसमें अलग अलग तरह का टैक्स लगता है। तो उस टैक्स को मैनेज कैसे करना है, इसके लिए हमें टैक्स सिस्टम को समझना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दी किसी मार्केट में, किसी कंपनी में, वहाँ पे आपका पैसा काफ़ी तेजी से ग्रो हो गया, वहाँ पे भी टैक्स लगता है। तो उसे मैनेज करने के लिए, ठीक है, क्या आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, वो है टैक्स के बारे में, टैक्सेशन सिस्टम के बारे में, कि टैक्स काम कैसे करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर मान लो आपने किसी इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, कुछ भी किसी भी अमाउंट का एक्स अमाउंट का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, तो आपको उस पर टैक्स लगेगा कम से कम मेरे साथ 25-30%। आई बात समझ में। तो अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप चाहो तो उस इन्वेस्टमेंट तोड़ को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो। मतलब अगर आप एक इन्वेस्टमेंट से तोड़ के दूसरी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका टैक्स नहीं लगता है। ये एक फायदा होता है टैक्स रिवेन्यू से बचने का और टैक्स एक्सपेंस से बचने का। आई बात समझ में। तो टैक्सेशन के अंदर बहुत सारे सिस्टम आते हैं जिनको हम आने वाली वीडियोस में एक एक करके डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में। तो ये था फाइनेंशियल लिटरेसी का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट कि अगर किसी बंदे को फाइनेंशियल लिटरेट होना है तो उसे किन किन टॉपिक्स पे काम करना होगा। तो ये था वो टॉपिक, ये थे वो टॉपिक्स जिस पर उसे काम करना होगा अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। और अगर आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपको फाइनेंस मैनेज करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई लाइफ में आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम यानी कि 90% प्रॉब्लम की जड़ पैसा होता है। तो अगर आपको पैसा मैनेज करना आ गया तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लोगे। अभी टाइम पे आपकी वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगी, बहुत चीज़ें आप क्रिएट कर लोगे। आई बात समझ में। पर उसके लिए आपको फाइनेंस की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन आज के टाइम में मेरे हिसाब से हर यूथ के पास तो होनी ही चाहिए। इसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना उड़ सकता है मैटर बोर्ड के सामने से। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और हाँ भाई,
अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा था यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से वेबसाइट से पढ़ लेना, वहाँ पे मैं इसके नोट्स अपलोड कर दूंगा। दूसरी बात, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।